Hello learners, welcome back to We-Learning with another class on business finance. So friends, आज हम business finance का पार्ट 4 करने वाले हैं. ओके और आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो और हमारा जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 में भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही करा है, बट द डिफरेंस इज पार्ट 3 में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक्स देखे थे. ओके और ये पार्ट 4 में हम उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे. क्योंकि हमारे नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा. तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस के बेनिफिट्स ले सकें. ओके सो आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो पहले तो देखो, जब हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तो उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक तो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ सोर्स ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस. स्पेसिफिक मींस जितने भी सोर्सेस हैं फाइनेंस के उनको अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करना, निकालना, फाइंड आउट करना. और जब आप कंबाइन करके निकालते हो ना, फाइंड आउट करते हो, तो वो आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. तो आज हम ये सारी चीज़ें करेंगे डीपली, अच्छे से. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे. तो जनरली कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन रेजिंग डेट कैपिटल. जब भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन डेट ले रही है, उधार ले रही है, तो उस पर जो उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. ओके बट रियल सिचुएशन में होता क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल का हमें टैक्स शील्ड मिल जाता है. तो ऐसा कुछ जो पे कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें उसका बेनिफिट ही मिलता है. हम लॉस में नहीं जाते. जब हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रही हैं, हमारी कॉस्ट पे कर रहे हो आप, तो आपको उसके लिए टैक्स शील्ड मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है ऐसे एक्सपेंसेस के लिए. ओके ये वैसे ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हैं पार्ट 1 या 2 में आई गेस. तो अब देखो, अब फॉर्मूलाज क्या हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. तो फर्स्ट केस है आपका व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एंड रिडीमेबल आर एट पार. आप जब डिबेंचर्स को रिडीम भी कर रहे हो और जो इशू भी कर रहे हो और जब रिडीम भी कर रहे हो तो वो भी पार पे ही करते हो. तो तब क्या फॉर्मूला आता है, तो तब फॉर्मूला लगाते हैं हम रेट 1 माइनस टी. ओके ये 1 माइनस टी क्या है, तो 1 माइनस टी है आपका आफ्टर टैक्स. आफ्टर टैक्स हमें फाइंड करना होता है ना, तो आफ्टर टैक्स के लिए 1 माइनस टी करते हैं, क्योंकि 1 हमारा टोटल है, मतलब 100. अब 100 में से आफ्टर टैक्स ही तो हम पे कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स ही तो निकाल रहे हैं, तो इसलिए माइनस टैक्स कर देते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, when the debentures are issued at premium और डिस्काउंट बट redeemable at par. जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो प्रीमियम या डिस्काउंट पे, पहली बार जब आपने इशू किया तो आप प्रीमियम या डिस्काउंट पे करते हो, बट जब आप रिडीम कर रहे हो, पे आउट कर रहे हो, तो आप कैसे करते हो, पार पे करते हो. ओके तो जब ऐसी केसेस होती हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है आपका, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स आफ्टर टैक्स. ओके ऐसे करते हैं हम. तो अब ये आई क्या है, तो ये एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होता है. पूरे साल का जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो यहाँ आता है. और नेट प्रोसीड्स, तो ये नेट प्रोसीड्स जानना ज़रूरी है. क्या क्या आती है नेट प्रोसीड्स में, कैसे फाइंड करते हैं, तो आपका जो फेस वैल्यू होता है आपके शेयर्स का, ओके या आपके इंटरेस्ट का जो आपने लिया है, आपका जो लोन अमाउंट है, उसका फेस वैल्यू प्लस उसमें ऐड करना है प्रीमियम ऑन इशू. ओके आपने क्योंकि इशू करा है प्रीमियम पे अगर, तो आपको वो प्रीमियम भी ऐड करना होगा. और डिस्काउंट पे इशू करा है तो फिर डिस्काउंट को माइनस करोगे, और जितनी एक्सपेंसेस होती हैं इशू करने पे, लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह,
तो वो चीज़ें आएंगी आपकी यहाँ, वो भी माइनस ही होती हैं। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, फेस वैल्यू पॉजिटिव चीज़ है, प्रीमियम मिल रहा है वो भी पॉजिटिव है, बट डिस्काउंट नेगेटिव है और एक्सपेंसेस भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली चीज़ें माइनस होती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। नाउ इफ देयर आर रिडीमेबल डिबेंचर्स देन, तब क्या करते हैं, तब क्या फॉर्मूला आता है आपका, के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी आफ्टर टैक्स बाई एन आर वी माइनस एन पी बाई हाफ आर वी। अच्छा ये आपका प्लस होगा, आर वी प्लस एन पी होगा। ओके ये देखो इसके प्लस आएगा आपका, यहाँ पे ये प्लस होगा, आर वी प्लस एन पी। तो अब रिडीमेबल वैल्यू आर क्या, आर वी क्या है, नेट, एन पी तो हमें पता है नेट प्रोसीड्स होता है, आई हमारा इंटरेस्ट होता है। अब एन क्या है, तो एन नंबर ऑफ ईयर्स है आपका, और आर वी नई चीज़ है, तो आर वी है आपकी रिडीमेबल वैल्यू। तो जनरली ना रिडीमेबल वैल्यू हमारी फेस वैल्यू ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो हमारा फेस वैल्यू होता है हमारे लोन का या हमारे शेयर्स का, वही हमारा रिडीमेबल वैल्यू भी होता है। ओके नाउ अब हम एक एक करके ना क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ कंपनी हैज 9% परपेचुअल डेट ऑफ 5 लाख। 9% परपेचुअल डेट है कितने का, 5 लाख का, एंड द टैक्स रेट इज 35%। और टैक्स रेट कितना पे करना है आपको, 35%। अब ये 9% क्या है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट है। ओके ये याद रखना है, इंटरेस्ट रेट है। नाउ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग द डेट इज इशूड एट पार। एक फर्स्ट कंडीशन है, आप अगर पार पे इशू करते हो तो फाइंड आउट करो, डिस्काउंट करते हो 5% पे के रेट से तो फाइंड आउट करो, और जब आप प्रीमियम देते हो 10% के रेट से तब का फाइंड करो। तो अगर आप पार पे करते हो इशू तो क्या आएगा आपका, तो पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट क्योंकि हमें पता है हमारा फॉर्मूला ही यही होता है। हम जब फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा फॉर्मूला यही होता है आई बाई नेट प्रोसीड्स, दैट इज इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स, राइट। तो हमें पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो 5 लाख है आपका, 5 लाख का इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो कितना आया, 45,000। अब नेट प्रोसीड्स कितनी है अपनी, तो यहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया आपको, डिस्काउंट नहीं दिया, पार पे आप कर रहे हो। ओके पार पे कर रहे हो, कोई आपके पास डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो नेट प्रोसीड्स आपका 5 लाख ही हो गया। ओके तो अब हम पहले बिफोर टैक्स फाइंड करते हैं, पहले बिफोर टैक्स आएगा तभी तो आप आफ्टर टैक्स फाइंड कर सकते हो। तो बिफोर टैक्स कैसे आएगा, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स दैट इज 45,000 बाय 5 लाख इंटू 100, तो आया आपका कितना, 9%। अच्छा अब आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है, इंटू 100 मैंने परसेंटेज में करने के लिए करा, बट अगर एग्जाम में ऑप्शन में आपका परसेंटेज में नहीं दिया तो आप इंटू 100 नहीं करोगे। ओके नाउ अभी आपका बिफोर टैक्स आया अपना कितना, 9%। अब हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स निकालना बहुत तोप चीज़ नहीं है, अब आप बिफोर टैक्स निकाल चुके हो तो सिंपली 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई कर दो बिफोर टैक्स पे। तो बिफोर टैक्स मेरा 9% था, अब मुझे आफ्टर टैक्स निकालना है, तो जितना मेरा टोटल था उसको मैं माइनस करके मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो आंसर कितना आया, 5.8%। ओके नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट। अब आप अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, कितने का डिस्काउंट, 5% का, तो क्या केस बनता है, तो अब आएगा आपके नेट प्रोसीड्स में चेंजेस। चलो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ओके अब आएगा आपके नेट प्रोसीड में चेंज, क्यों, क्योंकि आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट का मैंने क्या बताया, माइनस करते हैं। तो हमारा 5 लाख फेस वैल्यू है, उसमें से 5% आप 5 लाख का चार्ज करोगे, डिस्काउंट तो फेस वैल्यू पे ही दोगे ना। तो 5 लाख का चार्ज करें तो कितना आया अपना, आया नेट प्रोसीड्स 4,75,000। नाउ अब हम बिफोर टैक्स पहले फाइंड करेंगे, तो बिफोर टैक्स कैसे आया अपना, बिफोर टैक्स आया 45,000 बाय 4,75,000 इंटू 100। परसेंटेज पे निकालने के लिए हमने ऐसा करा। अब आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका आया है 9.47, ये थोड़ा ओवर राइट हो गया है, समझ में आ रहा होगा।
तो ये है आपका 9.47% और आफ्टर टैक्स हुआ आपका 1 माइनस 0.35 और आंसर कितना आया आपका आफ्टर टैक्स निकल रहा है आपका 6.16%। अच्छा, अब देखो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ इसमें क्या, ये जो होता है हमने पहले बिफोर टैक्स निकाला फिर आफ्टर टैक्स निकाला ना, तो ये थोड़ा मैं समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, बट एक्चुअल में आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको करना है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स आफ्टर टैक्स। ओके, जब आप इतना ऐसे नहीं करोगे, लेंदी नहीं करना, पहले बिफोर टैक्स निकाला फिर आफ्टर टैक्स नहीं करना, ऐसे सिंपली आप जो नेट प्रोसीड्स ऐसे करके निकाल करके इनटू 100 नहीं करना, अभी क्या करना आप आफ्टर टैक्स कर देना, यहीं पे आपका माइनस हो जाएगा ना, तो आपका आंसर अल्टीमेटली यही आएगा फिर। ओके, आई होप समझ आ गया हो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है हमारा इरिडीमेबल पे। एक सेकेंड, रिडीमेबल पे है ये आपका। ओके, हमने इरिडीमेबल वाला केस करा है ना अभी। ओके, अभी ये इस केस में देखते हैं क्या करते हैं ऐसे केसेस में। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में बोलता है आपको ABC लिमिटेड हैज़ इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। ABC लिमिटेड इशू करता है 12% डिबेंचर को फेस वैल्यू, कितने के फेस वैल्यू पे, 100 पे, 6 लाख पे। ओके, 60 लाख, सॉरी 60 लाख पे करता है, और जो फ्लोटिंग चार्ज है वो चार्ज करता है कितना, 5% फेस वैल्यू पे, एंड द इंटरेस्ट आर पेएबल एनुअली एंड द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर 10 ईयर्स। और जो डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, मैंने बोला अभी हम अभी जो हम केस कर रहे हैं ये हमारा रिडीमेबल वाला है, तो जब आप रिडीम करते हो तो क्या करेंगे, तो आप 10% के प्रीमियम पे रिडीम करते हो और 10 ईयर्स के लिए करते हो, तो तब हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगा, जब हमारा टैक्स हो रहा है 50%। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा I1 माइनस टी, क्योंकि हमें आफ्टर टैक्स करना है, प्लस 1/n RV माइनस NP, यही है तो हमारा फॉर्मूला, देखो यही है फॉर्मूला। और बाई, इसको डिवाइड किससे करना है, हाफ ऑफ RV प्लस NP से। ओके, हाफ ऑफ RV प्लस NP करना है हमें। तो अब बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला याद हो गया ना, तो आप बस पुट करते जाना इसके वैल्यूज़ को। तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा, इंटरेस्ट तो बोल दिया 12% करके आ रहा है, और टैक्स कितना देना है, तो टैक्स देना है हमें 50% करके। और नेट प्रोसीड्स कितना निकला अपना, तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकालेंगे, मैंने बोला है फेस वैल्यू से फ्लोटिंग चार्ज क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू को माइनस करते हैं, तो हमारा जो फेस वैल्यू है वो है 100। अब 100 से मैंने माइनस कर दिया 5%, 5% ऑफ 100 आया आपका 5। अब 100 माइनस 5 कितना हो गया, 95। तो 95 जो है वो है आपका नेट प्रोसीड्स। टाइम कितना लग रहा है, तो वो है आपका 10 ईयर्स। और रिडीमेबल वैल्यू कितनी आई, तो रिडीम कर रहा है कितना, 10% पे, 10% प्रीमियम पे कर रहा है ना, तो हमारा फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है अपना 100, और 10% प्रीमियम मतलब 100 का 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ। अब आप 10 ऐड कर दो तो 110 हो गया हमारा, तो 110 है आपका रिडीमेबल वैल्यू। अब आप फॉर्मूला पे पुट करो, यू विल गेट द आंसर। आंसर आएगा, अगर आपको डेसिमल में दे रखा है तो आप उस पर आंसर लिखोगे, उस पर मार्क करना, या परसेंटेज है तो परसेंटेज में आपको आंसर फिर कन्वर्ट करना होगा। कुछ नहीं है, बस आपका डेसिमल में आ गया तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपको आ जाएगा आंसर, परसेंटेज में अगर निकालना हो। ओके, चलो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। ये अपना रिडीमेबल वाला केस हो गया, इरिडीमेबल वाला केस भी मैंने करवा दिया। हाँ, लेकिन यहाँ देखो आपने ये नोटिस करा हो, अगर ये अपना प्रीमियम वाला मैंने केस नहीं करवाया यहाँ पे। क्यों नहीं करवाया पता है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, अभी आपको खुद करना है। प्रीमियम वाला केस आप खुद करो, जैसे हमने डिस्काउंट वाला करा है वैसे ही प्रीमियम वाला भी होगा, सिर्फ नेट प्रोसीड्स में चेंजेस आते हैं, तो वो आपको खुद से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपना। हाँ, अब अपना डिबेंचर्स का इसी तरह के क्वेश्चंस डिबेंचर्स के केस में आते हैं। अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? तो जब जो प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, राइट? इनको फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो जो हम कॉस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, अब ये कैसे निकलता है? तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर इरिडीमेबल का केस है तो इरिडीमेबल के केस में क्या होगा? के पी इज इक्वल टू डी बाई एन पी। अब डी क्या है आपका? तो डी है डिविडेंड। ओके, डी क्या है? डिविडेंड, क्योंकि हमें पता है हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, राइट? तो ये डिविडेंड है। और अगर आप कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हो तो ये है आपका फॉर्मूला। सेम है जैसा हम वहाँ इंटरेस्ट लगा रहे थे ना, बस यहाँ आपको डी लगाना है। जैसा अपना डिबेंचर्स का केस था वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलो, इस पे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी। ओके, चलो, तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है? अ कंपनी इशूज 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। एक कंपनी 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता है, कितने पे? 100 ईच पे। ओके, 100 ईच फेस वैल्यू पे इशू करता है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है इसकी? तो 6% फ्लोटेशन कॉस्ट है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ दीज आर इशूड एट पार के केस में कितना होता है, 10% प्रीमियम के केस में कितना होता है, 10% डिस्काउंट के केस में कितना होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो चलो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हमने देखा हमारा फॉर्मूला क्या है? डी बाय नेट प्रोसीड्स। ओके, डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स, ये अपना फॉर्मूला है। तो अब हमें पहले डिविडेंड निकालना होगा। उसके लिए तो देखो क्वेश्चन में क्या डिविडेंड गिवन है? तो नहीं दिया है डिविडेंड, लेकिन हमारे पास रेट तो गिवन है कि 10% की रेट से मिल रही है, और फेस वैल्यू भी है हमारे पास 100 ईच करके। तो 100 पे 10% निकालो तो डिविडेंड कितना पे करना पड़ रहा है? ₹10। ओके, नाउ अब हम करेंगे पार के केस में क्या होगा। तो जब आप पार पे करते हो तो पार पे भी करोगे तो आपको पहले फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी होगी नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए। तो नेट प्रोसीड्स आपका 100 है टोटल आपका फेस वैल्यू, और उसमें से 100 पे आप 6% माइनस कर दोगे तो आपकी नेट प्रोसीड्स निकल के आई 94। ओके, तो अब आपका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ के इस केस में क्या होगा? 10/94। 10 है आपका इंटरेस्ट और 94 है आपका नेट प्रोसीड्स, और उसको परसेंटेज के केस में करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर कितना निकल कर आया? 10.6%। अब हम देखेंगे प्रीमियम के केस में क्या होता है। तो प्रीमियम के केस में भी सेम है, जैसा हम डिविडेंड का करते थे ना वैसे ही सेम यहाँ भी डील होता है। ओके, तो पहले तो आप नेट प्रोसीड्स निकालोगे। नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा? एक सेकेंड, थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, हाँ देखो, तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा? नेट प्रोसीड्स के लिए करना होगा हमें 100 जो हमारा फेस वैल्यू है 100 प्लस प्रीमियम दिया जा रहा है 10% का, वो प्लस करेंगे, और 6% ऑफ 100 प्लस 10। ओके, अब 6% फ्लोटेशन चार्ज देंगे हम रिडीमेबल वैल्यू पे। रिडीमेबल वैल्यू मेरा कितना निकल कर आया है? 100 प्लस 10, क्योंकि ये प्रीमियम का केस है ना, इसलिए सॉरी, ये रिडीमेबल नहीं, इशूड का केस है। इशू वाले पे ये इशू कर रहा है प्रीमियम पे, तो तब क्या करेंगे? तो ये हुआ आपका अमाउंट फेस वैल्यू, फिर इस पे हम फ्लोटेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो 6% ऑफ 110, तो आपका 100 माइनस 6% ऑफ 110 करा तो आंसर आया 10.34%। ओके, ये हो गया आपका नेट प्रोसीड्स। अब जब हमें नेट प्रोसीड्स पता चल गई है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? हमें तो पता ही है डिविडेंड कितना पे करना है, तो डिविडेंड 10 हो गया, नेट प्रोसीड्स लगा दो, आंसर आ गया आपका 9.67%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बर्नवा लिमिटेड इशूज 1000। कितना इशू किया गया? 1000
एट 8% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने किस रेट से चल रहा है आपका? 8% पे चल रहा है, ऑफ 2500 ईच, 2500 ईच करके इशू किया गया है शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद रिडीम किया जा रहा है। किस पे रिडीम किया जा रहा है? पार पे। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट्स टू 2%। 2% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है किसका? फेस वैल्यू का। और हमें फाइंड करना है प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो कैसे करेंगे देखो, हाँ देखो इसमें क्या करना है आपको? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर्मूला क्या है आपका? D+1/n RV माइनस NP बाई हाफ RV प्लस NP इंटू 100। 100 पे क्यों कर रही हूँ? परसेंटेज में लाने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो दे रखा है 2500 ईच करके लग रहा है, 1000 शेयर्स हैं हमारे पास, तो हमें पहले ओवरऑल अमाउंट निकालना होगा ना, ओवरऑल शेयर्स निकालने होंगे। तो वो कितना आया मेरा? 2,50,000। ओके सॉरी, इट्स 25 लाख। हाँ 25 लाख आया है मेरा ना। अब हमें निकालना होगा डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, पहले उनको फाइंड आउट करो, उसके बाद ही हम फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। तो डिविडेंड मेरा कितना निकल रहा है? 8% ऑफ 25 लाख। तो डिविडेंड मेरा निकला कितना? 2 लाख। नाउ अब ईयर्स कितने हैं? तो ईयर्स हैं आपके पास 5 ईयर्स। और रिडीमेबल वैल्यू कितना है मेरे पास? रिडीमेबल वैल्यू है 25 लाख। रीजन इज पार पे ही रिडीम हुआ है ना। क्वेश्चन यही बोलता है कि आपका रिडीम कैसे हुआ है। देखो आफ्टर 5 ईयर्स एट पार पे रिडीम हुआ है। अब आपको क्या करना है? बस आपको अब फॉर्मूला पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या आया मेरा? 9.74% आया आपको आंसर। ओके चलो, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का केस कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ें अब हम देखेंगे। तो इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग अपॉन द कंपनी टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, मतलब आपके पास कंपल्सरी नहीं है कि आपको पे करना ही पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शेयर होल्डर से बेचारे ये तो बलिदान करते ही हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट पेड डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। उनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड नहीं मिलती। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी बस यही सोच करके कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे हमने डिस्कस करी हैं पहले भी। तो अब हम मेथड्स पे आते हैं। मेथड्स क्या हैं? तो टोटल 6 मेथड्स हैं आपके। क्या क्या है? डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, रियलाइज्ड यील्ड मेथड एंड कैपम अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है अभी। चलो देखते हैं। नाउ डिविडेंड यील्ड मेथड क्या बोलता है? तो डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला है ये। एक्चुअली ये सारा फॉर्मूला लेकर आई हूँ मैं आपके पास अभी। क्यों? द रीज़न इज़ आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। और जो चीज़ें हमें समझनी थी, नेट प्रोसीड्स, डिविडेंड क्या है, कैसे निकालना है, ये चीज़ें हमने पहले भी देख लिया है। तो अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इनको आपको दिया हुआ रहेगा वैल्यू, बस आपको फॉर्मूला पे पुट करना है। ओके, तो अब देखते हैं हम फॉर्मूला क्या बोलता है। तो डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला ये रहा आपका, डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। तो अब मार्केट प्राइस क्या होता है? तो जो आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना, उसी पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करते हैं हमेशा। आपको ये याद रखना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा अपना मार्केट प्राइस पे निकलता है, जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस पे। नाउ डिविडेंड ग्रोथ मेथड सेम है, डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। अब ग्रोथ क्यों ऐड करते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको कांस्टेंट डिविडेंड नहीं चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर थोड़ा और ज़्यादा मिले और फिर उसके नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा मिले। तो हम थोड़ा सा डिटरमाइन करके चलते हैं, अज्यूम करके उन्हें बताते हैं कि हाँ देखो ग्रोथ आपको इतनी मिल सकती है नेक्स्ट ईयर। ओके, इतना हमारा रेट चल रहा है अभी, तो इसलिए हम डिविडेंड ग्रोथ मेथड यूज़ करते हैं।
नाउ अर्निंग प्राइस मेथड, तो अर्निंग प्राइस मेथड में भी सेम फॉर्मूला है, अर्निंग बाय एमपी मार्केट प्राइस। अब देखो डिफरेंस क्या है, क्वेश्चंस आता है कि माइंड में कि डिविडेंड और अर्निंग में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो डिफरेंस क्या होता है, डिविडेंड होता है जो आपको अर्निंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया शेयर होल्डर्स में। ओके, वो हो गया आपका डिविडेंड। और अर्निंग तो पहले आया, तो जो अर्निंग हुआ है आपकी कंपनी को, या तो एक इंडिविजुअल का भी आप फाइंड करो अर्निंग, तो वो अलग है, और अर्निंग के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमाउंट शेयर होल्डर्स में वो अलग होता है। ओके, नाउ इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, अब ऐसे तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो ई बाय एम पी कर लोगे आप, निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट अगर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है तो आप क्या करोगे, ई बाय एम पी आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट 1 माइनस एफ, ये करते हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। अर्निंग यील्ड में क्या करेंगे हम, वही ई बाय एम पी, बस ग्रोथ को यहाँ ऐड कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं रियलाइज्ड यील्ड मेथड। अब ये क्या बोलता है, तो इसमें आप या तो डी बाय एन पी कर दो या तो ई बाय एन पी कर दो, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। रियलाइज्ड यील्ड मतलब कितना मुझे रियलाइज हुआ, या तो वो डिविडेंड के फॉर्म में हुआ या तो अर्निंग के फॉर्म में, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन जिस तरह से आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में कभी कभी रियलाइज्ड यील्ड मेथड वाले क्वेश्चन में ना आपको ग्रोथ भी दे देता है, तो ग्रोथ का क्या करना है आपको, बस ऐड कर देना है इस पे। ओके, नाउ देखो डी फॉर डिविडेंड है, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस जो चल रहा है आपके शेयर का वो, और जी में क्या लेते हैं हम, रेट ऑफ ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड में क्या रेट ऑफ ग्रोथ होगा, इस चीज़ को हम यहाँ ऐड करते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कैपम क्या है। कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो ये हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। वैसे मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी इस पे, कैपम पे हमें थोड़ा और भी डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी है क्योंकि इसका। तो देखो कैपम क्या करता है, कैपम हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ शेयर ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इन द मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो कैपम क्या करता है, कैपम हेल्प करता है हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने में, डिटरमाइन करने में। जब हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं ना मार्केट में, जब मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो मुझे किससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ये कौन हेल्प करता है, किससे फाइंड करते हैं हम, कैपम के थ्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेस्टर हैज़ टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, या तो आप शेयर्स बाय करो एक्स लिमिटेड के या तो वाई लिमिटेड के करो। तो अगर इन्वेस्टर बाय करता है शेयर एक्स लिमिटेड के, तो ऑब्वियसली उसको जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स हैं उसके वाई लिमिटेड के, वो हो जाएंगे उसके कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि उसने ये अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, वाई अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी उसने, क्योंकि उसने एक्स को प्रेफर करा है। तो ये होता है, ये हम निकालते हैं कैपम में, दो में डिफरेंस जब निकालना होता है। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये आपका फॉर्मूला है। इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा ये देख लो, ये आर एफ क्या है, ये आपका रिस्क फ्री रेट होता है। ओके, और ये आर एम क्या होता है, ये होता है आपका मार्केट रेट। ओके, चलो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी वेयर द बीटा फैक्टर इज 1.5। जहाँ बीटा फैक्टर आपका कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। बीटा फैक्टर, बीटा क्या होता है, ये अपना रिस्क होता है। ओके, तो रिस्क दे रखा है 1.5 है आपको, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, मतलब वैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जिस पे आपको रिस्क नहीं है ज़्यादा। जैसे हम बैंक में भी जो हम पैसे रखते हैं तो हमारा रिस्क फ्री होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बस इन्वेस्ट कर दिया हमने, एफडी कर दिया, अब हमें कोई रिस्क नहीं है, रिटर्न मिलना ही मिलना है।
तो वो किस रेट से मिल रहा है, वो आपको 8% से मिल रहा है। और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट में इन्वेस्ट करा तो कितना मिल रहा है, 12% के रेट से मिल रहा है। ऑब्वियसली हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और यहाँ हम रिस्क ले ही नहीं रहे तो मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो K इज इक्वल टू आर एफ बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो क्या करना है, आर एफ पे है अपना, रुको, हाँ, रिस्क फ्री रेट आपका कितना आया, 8% आया, तो 8% प्लस बीटा रिस्क है अपना 1.5, आर एम पे आया 12%, आर एफ पे आया 8%। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 14%। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब आगे करते हैं। तो अपना जितना स्पेसिफिक सोर्सेस थे फाइनेंस के वो सारे पोर्शन अपने कंप्लीट हुए, एक एक क्वेश्चन करके मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, तो इसको देखो बहुत सारे नेम हैं, नेम हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बोला है ये ट्विस्ट करके आता है इससे क्वेश्चन। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है वेरियस सोर्सेस का, है ना। अब देखो, अब क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है ये जो कैपिटल वेटेड है ना, ये वेटेड वेट जो प्रोवाइड किए जाते हैं जब हम ये फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो वेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो हर स्पेसिफिक सोर्सेज को अलग अलग वेट प्रोवाइड किया जाता है। लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग वेट दिया, कॉस्ट ऑफ डेट को अलग वेट दिया, सॉरी वेट इक्विटी को अलग वेट दिया, डेट को अलग वेट दिया, इस तरह से अलग अलग वेटेज होती हैं उनकी। नाउ द वेट्स मे हैव बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब जो वेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो या तो बुक वैल्यू होंगे या मार्केट वैल्यू होंगे। एज मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का जो ट्रू वैल्यू है वो कौन शो करता है, मार्केट वैल्यू शो करता है। बुक वैल्यू तो भाई पुराना भी होता है ना। सो द मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रेफर्ड देन द बुक वैल्यू। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं मार्केट वैल्यू को हमेशा। ओके, अब ये है आपका फॉर्मूला, के डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन, मतलब टोटल ऑफ वेटेड प्लस आपका वैल्यू, टोटल वैल्यू जो निकल रहा है उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल वेटेज से। जैसे हम मीन निकालते हैं ना, एवरेज मीन, वैसे ही ये भी आपका फाइंड किया जाता है। वेट्स असाइन करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद रखो, और इसके जो थ्योरी पार्ट है ये आपको माइंड में सेट कर लेने हैं कि मार्केट वैल्यू को प्रेफर करते हैं और इसको और क्या क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और टेलीग्राम पे आप टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, उसको ज़रूर से ज्वाइन करो। क्यों, क्योंकि इसमें आपका बहुत बेनिफिट है। आपको डेली फ्री क्विजेस मिलेंगी, पेपर 1 की और पेपर 2 की भी अपनी क्विजेस चलती हैं, कॉमर्स की, कॉमर्स या मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस अपना कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके MCQs भी मिलते हैं। और प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी कुछ करवा रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट करो और वहाँ जाकर के सारे कोर्सेज भी देखो, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो वहाँ से। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।